Friends, today's topic is molecularity and order of reaction. Chapter is chemical kinetics, class 12 chemistry. So first of all, what is molecularity of a reaction? मोलिकुलरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं टोटल, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन की मोलिकुलरिटी. फॉर एग्जांपल, किसी रिएक्शन में H2 एंड I2 कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं HI. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की हो जाती है 2. फॉर एग्जांपल, किसी और रिएक्शन में NH4NO2 ये ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होके दे रहा है N2 प्लस H2O. तो इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है NH4NO2 का, तो इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी हो जाती है 1. तो किसी रिएक्शन की अगर मॉलिकुलरिटी 1 है तो उसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. किसी में रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 2 है तो उसको हम बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन. इसी तरह अगर रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 होगी तो उसको हम बोलेंगे ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन. मॉलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन्स हम रिएक्शन को देख के किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं. जबकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. सो नाउ ऑर्डर. सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? ऑर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसके रेट को चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन चेंज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए रिएक्शन 2A plus B gives product. For this reaction, molecularity, what is molecularity? It will be 2 plus 1 3. There are 2 and 1, total 3 molecule, therefore molecularity will be 3. बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो A है और वो जो B है वो रिएक्शन के रेट को पूरे डिफाइन कर सके या रिएक्शन के रेट को चेंज कर सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा है. अब रिएक्शन का जो हम रेट लॉ लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू K A टू द पावर X B टू द पावर Y. हमने यहाँ से वैल्यू 2 और 1 नहीं लगाई है क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है. X और Y को हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम ये रेट लॉ लिखते हैं और इस रेट लॉ से हम रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग, जो रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी होती है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो ऑर्डर है उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे. एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के बाद हमें जो डाटा मिलेगा उससे हम रेट लॉ लिखेंगे. अब इस रेट लॉ में जो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आएगा, दिस ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू X प्लस वाई. जो X है वो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A, जो Y है वो भी ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू B, और जो X प्लस वाई है वो रिएक्शन का टोटल ऑर्डर है. तो इस तरह से हमें ऑर्डर की एक और डेफिनेशन मिलती है कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके जो पावर हैं उनके सम को हम रिएक्शन के ऑर्डर की तरह डिफाइन कर सकते हैं. इसके अलावा वन मोर थिंग, अगर किसी रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होता है A में, देन A कन्वर्ट होता है B में, देन B कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. ये रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं जिन 3 स्टेप्स में रिएक्शन से प्रोडक्ट बन के आता है. अब रिएक्शन के, जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन के सारे स्टेप्स का रेट जो होता है वो इक्वल नहीं होता है. तो हमने एज्यूम किया रिएक्शन का जो ये स्टेप है ये फास्ट है, ये स्टेप लेट किया स्लो है और ये स्टेप भी जो है रिएक्शन का फास्ट है. जब एक एक करके तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे तो ही एक रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी. तो हम ऑर्डर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो रिएक्शन में स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है. मतलब यहाँ पे अगर हम इसका R लिखें तो R आ जाएगा K और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं 1, तो R इज इक्वल टू K A की पावर 1. मीन्स किसी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, उस रिएक्शन में रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रिएक्शन के ऑर्डर को डिफाइन कर सकता है, क्योंकि जब ये स्लो वाला स्टेप कंप्लीट हो पाएगा तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो पाएगी. अगर हम इस स्लो स्टेप की रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते जाएं तो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती जाएगी. इसीलिए जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप पे. तो ये रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की, और ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रही है. अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखें, R इज इक्वल टू K A की पावर N, यहाँ पे N क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर. तो N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फिलहाल इफ़ N इज इक्वल टू 0 तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी, 1 ऑर्डर की रिएक्शन, 2 ऑर्डर की रिएक्शन, 3 ऑर्डर की रिएक्शन एंड सो ऑन. तो ये रिएक्शन का ऑर्डर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. सो
एज्यूम एक रिएक्शन है C12H22O11, दिस इज नोन एज सुक्रोज, और इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई वाटर में, देन इट विल कन्वर्ट इनटू C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रेक्टोज. नाउ इन दिस रिएक्शन इफ़ वी वांट टू राइट रेट लॉ, तो रिएक्शन का रेट लॉ आएगा R इज इक्वल टू K सुक्रोज C12H22O11 एंड H2O, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे सुक्रोज का है. नाउ अगर हम वाटर एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, अब जब हम वाटर एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो अगर हम वाटर का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करेंगे तो रिएक्शन के रेट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मतलब बहुत सारा पानी है और उसमें हमने थोड़ा ऐड किया या थोड़ा कम किया तो रिएक्शन का रेट उससे चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो वाटर है रेट लॉ में इसकी पावर आ जाएगी 0 और रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 1. अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, जबकि ऑर्डर कितना है 1 है. तो अगर किसी रिएक्शन की जो कि वाई मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर है बट उसका ऑर्डर आ रहा है 1, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. स्टूडेंट्स, अब हम बताने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल वी हैव ए रिएक्शन A टू B. A का इनिशियल अमाउंट स्मॉल a है और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेट टाइम 0 है तो B अभी बना नहीं है. आफ्टर सम टाइम लेट एट टाइम t x अमाउंट इसका कन्वर्ट हो गया है B में. नाउ अब हम रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 इसलिए क्योंकि रिएक्शन जो है हम फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करके चल रहे हैं. नाउ R कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt और जो A है इसका अमाउंट ये A माइनस एक्स है. दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं. सो यू मस्ट हैव बिट नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ इसके लिए हमने x वाले टर्म्स को एक तरफ रखा और अदर टर्म्स को दूसरी तरफ और इसको इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेशन 1/x dx जो होता है वो होता है log x. तो इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा log a माइनस एक्स. अब क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x है, यहाँ a माइनस एक्स था तो हम a माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे जो वैल्यू है पुट करते हैं. तो a की वैल्यू है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है और माइनस एक्स की वैल्यू आएगी -1 जिसकी वजह से यहाँ पे एक माइनस रिमेनिंग रह जाएगा. k इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dt बचेगा. तो इंटीग्रेशन 1 dt मीन्स t और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c जिसके बारे में आप मैथ्स में फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट. इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनिशियल टर्म. जब t 0 था तो x की वैल्यू भी 0 थी, मीन्स इफ़ t इज इक्वल टू 0 देन x इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें c मिलेगा माइनस के log a. इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस log a. इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी के टी इज इक्वल टू log a अपॉन a माइनस एक्स. सो k इज इक्वल टू 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स. अब ये log बेस e पे चल रहा है, बेस e को रिमूव करके बेस 10 लाने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2.303 का, तो ये आ जाएगा 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स. दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ और सिंपली रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.